नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अभिषेक शर्मा में। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए अपडेट वीडियो समय पर प्राप्त होते रहें। तो छात्रों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, बीएड के प्रश्न पत्रों में पढ़े और पढ़ाए दोनों तरह से पूछे जाते हैं। यह वीडियो सभी बीएड में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज हम जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत। अधिगम का अर्थ एवं प्रमुख सिद्धांत। जैसा कि आप सब जानते हैं, अधिगम शिक्षण की दृष्टि से मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए पहले हम जानते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम किसे कहते हैं? अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम ये कहें कि अनुभव के आधार पर जो कुछ भी बालक सीखता है और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अर्थात व्यवहार का स्थायित्व हो जाना ही या व्यवहार का स्वाभाविकता में परिवर्तन हो जाना ही अधिगम कहलाता है। अतः व्यवहार में मुख्य होता है स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन। अगला अर्थ है सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, इस अधिगम के अर्थ में एक महत्वपूर्ण शब्द हमें देखने को मिलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे व्यवहार को जीवन पर्यंत चलायमान रखती है या उसे परिभाषित करती है, वह अधिगम कहलाता है। आइए अब हम कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं। अधिगम की जो परिभाषा है मुख्य मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा है अधिगम के लिए? नई सूचनाओं तथा नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम है। अर्थात नए ज्ञान को, नई सूचनाओं को, नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना, अर्थात धारण से तात्पर्य अपने व्यवहार में अपना लेना, यही अधिगम को परिभाषित करता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं गिलफोर्ड के अनुसार। देखिए, गिलफोर्ड ने क्या परिभाषा दी अधिगम की? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात एक दृष्टिगत व्यवहार से जो सीखा गया स्थायी ज्ञान है या जो हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है, वह अधिगम को परिभाषित करता है। यह परिभाषा दी है मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने। अगले मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं अधिगम के बारे में? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का अर्जन करना ही अधिगम है। अर्थात व्यक्ति जो भी व्यवहार में आदतों का, ज्ञान का, अभिवृत्तियों का, रुचियों का स्थायी परिवर्तन धारण करता है, वही अधिगम कहलाता है। अगले मनोवैज्ञानिक है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या परिभाषा दी है अधिगम की? अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम हमारे व्यवहार के प्रगतिशील स्वरूप को प्रकट करता है। अगर व्यक्ति नई चीज़ें सीखता है और वह उसके व्यवहार में परिवर्तित या परिवर्तन दृष्टिगत होता है, तो वह प्रगतिशील व्यवहार ही उस अधिगम को या उसमें होने वाले अधिगम को परिभाषित करता है। आइए अब हम जानते हैं अधिगम के सिद्धांत, प्रतिपादक और प्रयोग। देखिए, पहला सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। दूसरा सिद्धांत है अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इवान पेट्रोविक पावलोव, अर्थात इन्हें आईपी पावलोव कहकर भी संबोधित किया जाता है। तीसरा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर। अगला सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वर्दीमर, कोहलर और कोफ्फा। इन तीनों को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। अगला सिद्धांत है पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं CL हल, अर्थात क्लोर्क एल हल। नेक्स्ट छठा सिद्धांत है चिन्ह का सिद्धांत। चिन्ह के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड सी टॉलमैन। उसके बाद अगला सिद्धांत है क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कूट लेविन। उसके बाद अगला सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। और अंतिम सिद्धांत है मानवतावादी सिद्धांत। और मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। आइए अब हम जानते हैं पहले सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। EL थॉर्नडाइक भी इन्हें कहते हैं। देखिए, इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। जैसा कि हम सामने चित्र में देख रहे हैं, एक बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया। वह बिल्ली अपनी भूख शांत करने के लिए उस पिंजरे में इधर उधर छटपटाती है या बाहर निकलने का प्रयास करती है। वहीं पिंजरे में एक ऐसी कुंडी या एक ऐसा पिंज लगा दिया गया जिस पे पाँव रखने पर वह उस पिंजरे का दरवाज़ा खुलता और बिल्ली को भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। इस तरह बार बार प्रयत्न करने पर, प्रतिक्रिया दोहराने पर बिल्ली को अंत में भोजन की प्राप्ति होने लगी। कई बार प्रयोग की पुनरावृत्ति करने पर हमें यह सिद्धांत सामने प्रकट होता है, या ऐसा निर्णय देखने को मिला कि बिल्ली अंततः कम समय में ही पिंजरे से बाहर निकलना सीख लेती है। अर्थात बार बार त्रुटियां करने के बाद उस त्रुटियों में से सही प्रयत्न का चुनाव करना, सही प्रयत्न सीखना बिल्ली को आ जाता है। ऐसा कह लीजिए, बार बार क्रियाओं की पुनरावृत्ति से उस क्रियाओं में स्थायित्व हो जाता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा हम जानें। इनका पूर्ण नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। EL थॉर्नडाइक भी इन्हें कहते थे। ये प्रसिद्ध थे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के लिए, जिसे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुई। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और इनकी मृत्यु भी 9 अगस्त 1949 अमेरिका में हुई। इन्होंने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में कुछ मुख्य शब्द थे जिन शब्दों के द्वारा प्रयोग को परिभाषित किया गया। हम देखिए उसे दिखाते हैं आपको। जैसा कि हम सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं, एक पजल बॉक्स रखा गया है। जैसा कि हमने पहले बात की, एक ऐसा पिंजरा बनाया गया जो समस्याग्रस्त था। समस्याग्रस्त से तात्पर्य वह किसी विशेष पिंज पर पाँव रखने पर वो पिंजरा खुला करता था। जैसा कि आप पिंजरे में देख भी पा रहे हैं, बिल्ली किस विशेष पिंज को देखकर उसको आश्चर्यचकित होकर देखती है, उस पर पाँव रखती है और पिंजरे का गेट खुल जाता है। इस प्रयोग में प्रयोज्य कहा गया है भूखी बिल्ली को, अर्थात जिस पर प्रयोग किया गया वह थी भूखी बिल्ली। चालक भूख शब्द को परिभाषित करता है, जिसकी वजह से बिल्ली ने प्रतिक्रिया की। उद्दीपक
जिसके लिए बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी, जो कि भोजन या बाहर मछली। पुनर्बलन भोजन पश्चात तृप्ति। पुनर्बलन के रूप में जब बिल्ली भोजन की प्राप्ति कर लेती है, जब मछली की प्राप्ति कर लेती है, तो उसे वह तृप्ति महसूस होती है। उसके बाद अगला शब्द है प्राप्ति कारण। अनुक्रियाओं का दोहराव, अर्थात बार बार अनुक्रियाओं के दोहराने से बिल्ली को पुनर्बलन। पुनर्बलन से तात्पर्य भोजन पश्चात तृप्ति। भोजन पश्चात तृप्ति के बाद प्राप्ति कारण अनुक्रियाओं का दोहराव। अनुक्रियाओं के दोहराव के बाद उस क्रियाओं में स्थायित्व आ जाता है या सही मार्ग का चयन हो जाता है। इस प्रकार चालक की प्रबलता से उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। यह प्रयोग E.L. थॉर्नडाइक ने सन 1998 में किया था। आइए इस प्रयोग में अपनाए गए कुछ शब्दों को हम दोबारा एक बार जानते हैं। उपर्युक्त प्रयोग में बिल्ली द्वारा अपनाए गए चरण। प्रथम चरण चालक, जिसे भूख कहा गया है, जिसके कारण बिल्ली ने प्रतिक्रिया की। चालक के बाद अगला चरण है लक्ष्य उद्दीपक, अर्थात जिसकी प्राप्ति करना चाह रही थी बिल्ली, वो थी मछली। वो बिल्ली का लक्ष्य था। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पिंजरे का बंद दरवाज़ा, अर्थात पिंजरे में बंद होना वह लक्ष्य प्राप्ति में समस्या उत्पन्न कर रहा था बिल्ली के लिए। उल्टे सीधे प्रयत्न, अर्थात पिंजरे को काटना इत्यादि उन प्रयत्नों में था जो बिल्ली कर रही थी, अर्थात बिल्ली जिनको जो त्रुटियां कर रही थी, उन त्रुटियों में से यह भी पिंजरे को काटना एक त्रुटि थी। संयोग व सफलता, लीवर का दबना और दरवाजे का खुलना, यह अगला चरण था। इसके बाद छठा चरण था सही प्रयत्न का चुनाव, अर्थात बार बार पुनरावृत्ति होने पर बिल्ली अंत में दरवाज़ा खोलने का तरीका सीख जाती है। और सातवां चरण है अधिगम, अर्थात बिल्ली को दरवाज़ा खोलने का ज्ञान हो जाता है। थॉर्नडाइक के बारे में हम बात करें तो थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे। बिल्ली, चूहे, मुर्गी इत्यादि पर उन्होंने प्रयोग किए और प्रयोग संबंधी शब्दावली जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। उद्दीपक कहा गया मछली को, प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया, चालक अर्थात भूख, प्रयोज्य भूखी बिल्ली। थॉर्नडाइक सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं जिन्हें हम जानते हैं। पहला उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, SR थ्योरी भी इसे कहते हैं, और संबंधवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कुछ मुख्य नियम भी दिए हैं। उन मुख्य नियमों का स्पष्टीकरण हम जानते हैं। पहला नियम था तत्परता का नियम। उदाहरण के लिए एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अर्थात किसी भी कार्य को सीखने के लिए प्रयोज्य का अथवा सीखने वाले का तत्पर होना आवश्यक है। दूसरा मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। एक लोक कहावत प्रचलित है, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, अर्थात बार बार रस्सी के दोहराने पर रस्सी की एक ही जगह पर रगड़ खाने से वहाँ पर निशान हो जाता है, अर्थात पत्थर पर भी निशान बन जाता है। इसी तरह बार बार क्रियाओं की पुनरावृत्ति करने पर उसमें सही रास्ते का अधिगम या स्थायित्व हो जाता है। तीसरा मुख्य नियम है प्रभाव का नियम अथवा संतोष एवं असंतोष का नियम, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति पर जो भाव अनुभूत होते हैं उन्हें प्रभाव का नियम सिद्धांत से स्पष्ट करते हैं। इस नियम के बाद हम अगले नियम की ओर जाते हैं।
मुख्य नियम के साथ साथ थॉर्नडाइक ने कुछ गौण नियमों का प्रतिपादन भी किया है, जिसमें पहला गौण नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ बहु प्रतिक्रिया का नियम से तात्पर्य है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है, अर्थात बार बार क्रियाओं की पुनरावृत्ति करने के बाद सही क्रिया का जानना बहु प्रतिक्रिया नियम को स्पष्ट करता है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, अर्थात किसी भी कार्य को करने से पूर्व कार्य के प्रति कार्यकर्ता की मनोवृत्ति का होना आवश्यक है। वही मनोवृत्ति कार्य के संपादन पर प्रभाव डालती है, अर्थात एक लोक कहावत भी है, रोता जाए और मरे की खबर लाए, अर्थात किसी कार्य को करने से पूर्व ही उसके प्रति नकारात्मक धारणा कार्य के न होने का संकेत करती है। तीसरा गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम, अर्थात किन्हीं क्रियाओं से, छोटी छोटी क्रियाओं से पूर्ण क्रिया का निर्माण करना, जिसे अंश से पूर्ण की ओर क्रिया भी कहते हैं। जिस तरह रेखाओं से सुंदर आकृति बनाना, हमने कभी किसी चित्र को देखा हो तो कुछ रेखाओं के द्वारा उसे एक आकृति का रूप देना आंशिक क्रिया के द्वारा पूर्णता को प्राप्त करना स्पष्ट करता है। अगला गौण नियम है सादृश्यता अनुक्रिया का नियम, अर्थात किसी समान वस्तु की क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया को सीख जाना। जिस तरह साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल चलाना सादृश्यता अनुक्रिया का नियम को स्पष्ट करता है। अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिस तरह हिंदी की कहानियों के समान इतिहास को पढ़ना, अर्थात हिंदी के समान ही इतिहास की कहानियों को रुचि लेना, रुचिपूर्वक पढ़ना, तत्समान कार्य करना, एक क्रिया के समान दूसरे क्रिया का संपादन करना साहचर्य परिवर्तन का नियम स्पष्ट करता है। आइए हम जानते हैं थॉर्नडाइक के नियम का शैक्षिक महत्व क्या है। पहला, अनुभव से लाभ उठाना। दूसरा, निरंतर प्रयास पर बल। तीसरा, अभ्यास की क्रिया पर आधारित। चौथा, असफलता में सफलता। पांचवा, निराशा में आशा। छठा, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता। सातवां, करके सीखना। और आठवां शैक्षिक महत्व है छोटे बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी, अर्थात यह सिद्धांत इन सभी सकारात्मक गुणों से शिक्षा में प्रभाव डालता है। आइए अब हम अपने दूसरे प्रयोग की बात करते हैं, दूसरे सिद्धांत को जानते हैं। पावलोव का अनुकूलित अनुबंधित शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे CR थ्योरी भी कहते हैं। इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इवान पेत्रोविच पावलोव, अर्थात IP पावलोव भी इन्हें शॉर्ट नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सामने चित्र में देख पा रहे हैं, इन्होंने एक प्रयोग किया था, वो एक कुत्ते पर किया था, अर्थात कुत्ते को भोजन दिया गया, भोजन से पूर्व कुछ परिस्थितियां निर्माण की गई, उन परिस्थितियों के प्रति भी कुत्ते ने अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रकट की, जो कि लार को परिभाषित करता है। वह लार का स्वाभाविक प्रतिक्रिया के साथ जोड़ना, अनुबंधित क्रिया के साथ जोड़ना इस प्रयोग को स्पष्ट करता है। आइए हम आगे जानते हैं। IP पावलोव का जन्म 26 सितंबर 1849 रूस में हुआ। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। इनका पूरा नाम था इवान पेत्रोविच पावलोव। आप शरीर विज्ञान शास्त्री थे और इन्होंने अपनी शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था और भी इन्होंने काफ़ी सम्मान प्राप्त किए। देखिए, इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया जो कि इस अनुबंधित अनुक्रिया के प्रति अपने प्रयोग को स्पष्ट करता है। देखिए, यहाँ भोजन, पहले प्रयोग में हम देखें, पहले चित्र में भोजन प्रस्तुत किया गया कुत्ते के समक्ष, तो कुत्ते ने उसके प्रति लार को प्रकट किया, अर्थात पहली कंडीशन क्या थी, भोजन दिया गया और उस भोजन के प्रति कुत्ते ने अपनी लार प्रकट की।
अगर हम दूसरे प्रयोग की बात करें तो दूसरे प्रयोग में भोजन देने से पूर्व घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के बाद उसे भोजन दिया गया और भोजन दिखाने या भोजन देने पर कुत्ते का लार को टपकाना वही उसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया को प्रकट करता है। अर्थात भोजन एक निश्चित घंटी या निश्चित ध्वनि के ऊपर प्रतिबंधित कर दिया गया तो उस ध्वनि के बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। तीसरे प्रयोग में हम बात करें तो तीसरे प्रयोग में जैसे ही घंटी बजाई गई तो सिर्फ घंटी के बजने मात्र से ही कुत्ते ने प्रतीत किया कि मुझे भोजन की प्राप्ति होने वाली है। अर्थात उसने उस घंटी के प्रति ही अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रकट की, जो कि लार भोजन के प्रस्तुत होने पर टपकाई जाती थी। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रकट करना ही अनुबंधन संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहलाता है। आइए हम जानते हैं इन शब्दों के बारे में। अनुबंधन में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन कहलाता है। अर्थात किसी उद्दीपन के प्रति आपकी अनुक्रियाओं का प्रकट करना ही अनुबंधन या किसी प्रकार का तारतम्यता रूपी बंधन कहलाता है। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? पावलोव के प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसे अनअनुबंधित उद्दीपन भी कहा जाता है। अर्थात यह किसी विशेष परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है। भोजन स्वतः ही अपने आप में एक अनअनुबंधित उद्दीपन है। पहले पॉइंट की बात की जाए तो भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, जिसे अनअनुबंधित अनुक्रिया भी कहा गया है। अर्थात भोजन को देखकर कुत्ते का लार टपकाना एक स्वाभाविक कार्य है। इसके दूसरे बिंदु को हम देखें तो भोजन देने से पूर्व पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। अर्थात एक ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि भोजन से पूर्व घंटी को बजाया जाता है, या ऐसा कहें घंटी बजाने के पश्चात भोजन दिया जाता है। तो तीसरे बिंदु पर हम ध्यान दें तो अगर कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी अनुबंधित उद्दीपक ही बजाए जाए तो लार आना अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अर्थात लार घंटी के प्रति भी कुत्ते का लार टपकाना उस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, अर्थात अस्वाभाविक अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं, उन्हें हम जानते हैं। पहला नाम अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, तीसरा अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, चौथा संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत और पांचवा प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के बाद तीसरा सिद्धांत है हमारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर, जिनका पूरा नाम है ब्यूरीहस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया। आइए हम आगे जानते हैं क्या प्रयोग किया, कैसे इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत को स्पष्ट किया। बीएफ स्किनर, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका पूरा नाम है ब्यूरीहस फ्रेडरिक स्किनर। इनका जन्म 20 मार्च 1904 संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 अमेरिका में हुई। आप मशहूर हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के लिए और इन्होंने अपनी शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, जैसा कि हमने पूर्व में बात किया था, चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया। तो इन्होंने भी क्या किया, एक चूहे को पिंजरे में बंद किया और उसे भोजन की प्राप्ति अंदर किसी लीवर पर पांव रखने के बाद ही प्राप्त होती थी। तो चूहे की प्रतिक्रियाओं के दोहराव के बाद अचानक से लीवर पर पांव पड़ना,
पिंजरे के गेट का खुलना और भोजन की प्राप्ति होना इस सिद्धांत को प्रतिपादित करती। इसी तरह कबूतर पर भी समान प्रयोग किया गया। आइए हम इस प्रयोग को विस्तृत जानें। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर में अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके, अर्थात इधर उधर चूहे के दौड़ने पर जब लीवर पर पांव पड़ता तो पिंजरे का गेट खुलता या बॉक्स का गेट खुलता और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है, अर्थात लीवर इसमें मुख्य है और लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक तथा प्रोत्साहन है, अर्थात भोजन उसका उद्दीपक है और उसकी प्राप्ति होना प्रोत्साहन है। इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा कि हम सामने चित्र में देख पा रहे हैं, एक चूहा है जिसे बॉक्स में बंद किया गया है और एक लीवर दिखाया गया है। उस लीवर पर पांव पड़ने पर चूहे का बॉक्स का गेट खुलता और उसे भोजन की प्राप्ति होती थी। जब चूहा इधर उधर दौड़ लगाता तो कुछ समय पश्चात चूहा समय व्यर्थ न करते हुए सीधा लीवर पर पांव रखता और उसे तत्काल भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया। आइए हम उसे जानते हैं। कबूतर पर प्रयोग के लिए स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया जिसमें कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त हो सके। कबूतर जब इस कुंजी पर चोंच मारता है तो उसको दाने की प्राप्ति होती है, अर्थात कुंजी और दाना प्राप्त होना, कबूतर का कुंजी पर चोंच मारना, प्रतिक्रिया करना, इन सब के पश्चात उसे भोजन की प्राप्ति होती थी। जैसा कि हम चित्र में सामने देखें, कबूतर दिखाया गया है जो बॉक्स में बंद है और उसके सामने एक पिंज भी दिखाया गया है, लीवर दिखाया गया है जिस पर जब चोंच मारता है तो सामने से गेट ओपन होता और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। तो कुछ समय बाद सीधा कबूतर लीवर पर चोंच मारता और भोजन की प्राप्ति करना सीख जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है, अर्थात बार बार प्रतिक्रिया करने पर उसका स्थायी हो जाना और सही प्रयत्न का चुनाव हो जाना इस क्रिया प्रसूत व्यवहार सिद्धांत को स्पष्ट करता है। यदि किसी क्रिया को करने के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात भोजन का प्राप्त होना उस बल को स्पष्ट करता है अथवा अधिगम की शक्ति को स्थायी करता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं। पहला नैमित्तिक सिद्धांत, दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और तीसरा है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। आइए आज का हमारा चौथा प्रयोग है, चौथा सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद या कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसे गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहते हैं और इनसाइट लर्निंग भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के 3 प्रतिपादक मुख्य माने जाते हैं। पहला है कोहलर, दूसरा वर्दीमर, तीसरा कोफ्फा, अर्थात पहले वोल्फगैंग कोहलर, मैक्स वर्दीमर और तीसरे कर्ट कोफ्फा। कोहलर का जन्म 21 जनवरी 1887 में हुआ, मृत्यु 11 जून 1967 में हुई। वर्दीमर का जन्म 15 अप्रैल 1880 और मृत्यु 12 अक्टूबर 1943 में हुई। कोफ्फा का जन्म 18 मार्च 1886 और मृत्यु 22 नवंबर 1941 को हुई। इनके जन्म के विवरण के बाद आगे हम सिद्धांत के बारे में जानते हैं। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ पूर्ण या समग्र आकार होता है। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। इसके अनुसार द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स।
यानी पूर्ण अंश से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूर्ण आकृति जानने के बाद आंशिक रूप से समाधान ढूंढना इस प्रयोग का स्पष्टीकरण है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर या स्थूल से सूक्ष्म का प्रतिपादन करता है। कोहलर ने प्रथम प्रयोग किया, उसके बारे में हम जानते हैं, अथवा तीनों ने मिलकर जो प्रयोग किया। कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। जो भूखा था उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा भी जा चुका है। कोहलर ने भूखे सुल्तान को एक कमरे में बंद रखा तथा उसकी छत से केले लटका दिए। सुल्तान इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। सुल्तान ने कमरे का बारीकी से पूर्ण आकार या पूर्ण अध्ययन किया और पाया कि कमरे में एक बड़ा बॉक्स था। सुल्तान ने बॉक्स का प्रयोग किया और केले प्राप्त किए, अर्थात बॉक्स पर चढ़ा और उसे केले की प्राप्ति। इसके बाद जैसा कि हम सामने चित्र में देखें, सुल्तान चिंपैंजी को दिखाया गया है, ऊपर केले लटके हुए हैं। दूसरे प्रयोग में वो बॉक्स को देखता है, जब चढ़कर नहीं प्राप्त कर सकता तो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखता है और दोनों बॉक्स रखने के पश्चात वो केले तक पहुंच जाता है और केलों की प्राप्ति कर लेता है। द्वितीय प्रयोग किया गया। एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान के पिंजरे में 2 छड़ें रखी। इन छड़ियों में ऐसी व्यवस्था रखी कि छोटी छड़ी के छोर को लंबी छड़ी के दूसरे छोर में फिट किया जा सकता है, जिससे छड़ी लंबी हो जाती है। सुल्तान को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दोनों छड़ियों को जोड़कर लंबी बनाने का विचार नहीं मिला, लेकिन जब कोहलर ने बड़ी छड़ी में अपनी उंगली डालकर संकेत किया तो सुल्तान ने पूरी स्थिति देखी और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सही कार्य किया। जैसा कि हम चित्र में देखें तो सुल्तान एक छोटी छड़ी को बड़ी छड़ी के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहा है, अर्थात छड़ियों को जोड़कर वह केलों की प्राप्ति कर लेता है या भोजन की प्राप्ति कर लेता है, जो कि इस गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत का निष्कर्ष सुल्तान द्वारा कमरे में बॉक्स को देखना एवं दोनों छड़ियों को जोड़ना, समस्या के पूर्ण आकार का अध्ययन तथा बॉक्स छड़ियों का प्रयोग करना सुल्तान की अंतर्दृष्टि व सूझबूझ का परिणाम है। उपयुक्त प्रयोग के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्यासा कौवा कहानी तथा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण प्रयोग भी सूझ एवं अंतर्दृष्टि का ही परिणाम है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास और त्रुटि, प्रयास और सफल के सिद्धांतों का खंडन किया। इसके अनुसार करके सीखना व अनुभव से सीखना छोटे बच्चों द्वारा अपनाया गया अधिगम है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें बालक पहली बार अपने आप सीख लेते हैं। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत विवेकशील तथा चिंतनशील बालकों के अधिगम पर बल देता है, अर्थात गेस्टाल्टवाद सिद्धांत बड़े बालकों के लिए है और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत छोटे बालकों के लिए अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित नियम। पहला नियम समानता का नियम, दूसरा निकटता का नियम, तीसरा समापन का नियम और चौथा निरंतरता का नियम और पांचवा समग्रता का नियम। अर्थात हम गेस्टाल्टवाद सिद्धांत की बात करें तो इन सभी नियमों का कहीं न कहीं प्रयोग किया गया है। आइए अब जानते हैं गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी है। यह रटने जैसी क्रिया का खंडन करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। और तीसरा है अनुसंधान विधि तथा खोज विधि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित है। चौथा मुख्य बिंदु है शिक्षक को सिखाने के लिए गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव के आधार पर सरल, ठोस और छोटी छोटी इकाइयों के रूप में
अपने छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री पेश करनी चाहिए। 5वां शिक्षा में प्रयोग करने वाला बिंदु है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के द्वारा बालकों में चिंतन, मनन, स्वाध्याय, कल्पनाशीलता, तार्किकता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। गणित विद्यार्थियों द्वारा उपयोगी समस्या का समाधान विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। आइए हम अगले सिद्धांत की बात करें तो हमारा अगला सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क एल हल। क्लार्क एल हल का जन्म 24 मई 1884 को अमेरिका में हुआ और मृत्यु 10 मई 1952 को अमेरिका में हुई। क्षेत्र इनका मनोविज्ञान है। शिक्षा इन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से प्राप्त की और सन 1915 में पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सिद्धांत प्रतिपादक क्लार्क एल हल के अनुसार आवश्यकता अधिगम का आधार है, अर्थात आवश्यकता ही चालक है। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है, जिससे अधिगम की दर कम होने लगती है। अर्थात जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है हम उसका अधिगम करते रहते हैं और जैसे ही हमें उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हमारे अधिगम की गति भी कम हो जाती है। क्लार्क एल हल ने उद्दीपक के बजाय आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि कोई भी जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जो क्रिया करता है वह उसे आसानी से सीख लेता है। जैसा कि हम बात करें क्लार्क एल हल सिद्धांत की, तो इस चित्र में हम स्लाइड में देख पा रहे हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी अर्थात पुनर्बलन थ्योरी की बात की गई है। इसमें दो मुख्य बिंदु हैं, एड टू एनवायरनमेंट, वातावरण में कौन से तथ्य जोड़े जाएं, और रिमूव फ्रॉम एनवायरनमेंट, अच्छा कौन से वातावरण से तत्व हटाए जाएं। तो अगर हम इंक्रीज बिहेवियर, हम व्यवहार को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कौन से एड करने हैं वातावरण में जो तत्व हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन हमें बच्चों को देना होगा। और हटाने के लिए बात की जाए तो नेगेटिव, नकारात्मक पुनर्बलन हमें उनको नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा डिक्रीज व्यवहार की बात करें, व्यवहार में घटाने की बात करें तो पॉजिटिव पनिशमेंट अर्थात उन्हें सकारात्मक सजा का प्रावधान भी या उन्हें दंड भी न दिया जाए। और जो हटाने की बात है वो है नकारात्मक रूपी दंड। यदि थोंडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली को भोजन दे दिया जाए तो वो उछल कूद करना बंद कर देती है तथा उस पर बाह्य उद्दीपक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह बिल्ली भूखी नहीं होती तो शायद प्रतिक्रियाओं को नहीं करती। तो बिल्ली की आवश्यकता भोजन, जो बिल्ली के लिए चालक है, इसकी पूर्ति होते ही बिल्ली का अधिगम करना बंद हो जाता है। अतः वह आवश्यकता है तो पुनर्बलन प्राप्त होने पर अग्रिम प्रयास शीघ्र अधिगमित हो जाता है और अगर आवश्यकता नहीं है तो अग्रिम प्रयास बाधित हो जाता है। हल के सिद्धांत को मिलर एवं डोलार्ड के प्रयोग द्वारा समझते हैं। देखिए, मिलर एवं डोलार्ड ने 6 वर्ष के एक लड़के पर प्रयोग किया। जब लड़की भूखी थी तो उसे बताया गया कि किताबों की अलमारी में एक किताब के नीचे कैंडी छिपी हुई है। लड़की कैंडी को पाने के लिए किताबों को बाहर निकालना शुरू कर देती है और लगभग 210 सेकंड के बाद वह सही किताब पा लेती है जिसके नीचे कैंडी छुपी है। इसके पश्चात उसे कमरे से बाहर भेज दिया जाता है और उसी किताब के नीचे एक अन्य कैंडी को छिपा दिया जाता है। इस बार वह लड़की कैंडी को 86 सेकंड में ही ढूंढ लेती है। इस प्रकार प्रयोग को बार बार दोहराने पर 9वीं पुनरावृत्ति पर वह लड़की तुरंत 2 सेकंड में ही उस कैंडी को पा लेती है। कैंडी को पाना लड़की के लिए चालक का प्रदर्शन है और पुस्तकों के नीचे कैंडी को ढूंढना उस चालक को कम करने के लिए की गई अनुक्रिया है। अंततः सही पुस्तक मिलने पर उसे अनुक्रिया के लिए पुरस्कार मिला अर्थात कैंडी मिली, जिसके कारण उसकी आदत बन गई अथवा आदत का निर्माण हो गया। आइए पुनर्बलन सिद्धांत के अन्य नामों के बारे में जानते हैं। स्किनर ने इसे आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ अधिगम सिद्धांत भी कहा है। पहला नाम है इसका चालक न्यूनता सिद्धांत, दूसरा नाम है आवश्यकता की कमी पूर्ति का सिद्धांत, तीसरा है यथार्थ का सिद्धांत,
चौथा उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, पांचवा गणितीय सिद्धांत, छठा परिकल्पित निगमन, सातवां आवश्यकता अवकलन, आठवां जैविकी अनुकूलन और नौवां है उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत भी इसे कहते हैं। पुनर्बलन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व आइए हम जानते हैं। यह सिद्धांत बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, अर्थात इसमें आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बालकों की क्रिया तथा आवश्यकता के मध्य संबंध होना चाहिए। अधिगम बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, अर्थात आवश्यकता ही इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए अगले सिद्धांत की बात करते हैं, चिन्ह का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड सी टोलमैन। एडवर्ड सी टोलमैन का जन्म 14 अप्रैल 1886 को अमेरिका में हुआ और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1959 अमेरिका में हुई। इन्होंने चिन्ह का सिद्धांत प्रतिपादित किया और आप मशहूर थे व्यवहारवाद संज्ञानात्मक नक्शे अथवा अव्यक्त अधिगम के लिए। इन्होंने भी शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आइए चिन्ह का सिद्धांत टोलमैन द्वारा दिया गया। टोलमैन का सिद्धांत उत्तेजना, प्रतिक्रिया सिद्धांत और संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को जोड़ता है। इसको संकेत आधारित सिद्धांत तथा उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद भी कहा जाता है। टोलमैन ने उद्देश्य को महत्व दिया, अर्थात सीखने वाला उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रतीकों का अनुसरण करता है। जिस प्रकार भूखा कुत्ता मालिक की विशेष आवाज़ सुनकर दौड़ पड़ता है, तो उसका दौड़ना यांत्रिक न होकर किन्हीं विशेष चिन्ह आधारित ज्ञान पर निर्भर होता है। यदि उत्तेजक में किसी प्रकार का अर्थ न जुड़ा हो तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। इन्होंने चूहे के दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या प्रयोग किया गया? ग्रुप ए के चूहों को भूल भुलैया में भोजन उद्देश्य बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, जो कि भूल भुलैया में प्रवेश करते समय खुशबू से चूहे अपने उद्देश्य को जानकर उसे प्राप्त करने हेतु शीघ्र दौड़ते हैं एवं न्यूनातिन्यून समय में उसे पा लेते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, तो यहाँ आपको भोजन दिखाया गया है और यहाँ चूहा दिखाया गया है। यह इन चूहों को या इन ग्रुप को भोजन की प्राप्ति करवा दी जाती है। हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी के चूहों को उद्देश्य प्रस्तुत न कर, खुशबू से पहचान कर इत्यादि न कर जब ऐसे ही प्रवेश करवाया जाता है तो उनके द्वारा बाहर निकलने का समय अधिक होता है, जिससे उनमें निरुद्देश्य होने से अधिगम प्रस्तुत न हो सका। इसी उद्देश्य को दोहराने पर ग्रुप बी की परिस्थिति परिवर्तित करने पर परिणाम आया कि ग्रुप बी ने ग्रुप ए से भी कम समय में अपने उद्देश्य भोजन को प्राप्त कर लिया, अर्थात परिस्थिति परिवर्तित करने पर परिणाम भी विपरीत हमें प्राप्त होता है। देखिए इस प्रयोग में देखा जाए तो इन ग्रुप वाले भी को खाना प्रस्तुत नहीं किया गया है, अर्थात उद्देश्यों का निर्धारण होने पर अधिगमकर्ता अपनी क्रियाओं में शीघ्रता एवं अधिगम को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। टोलमैन ने निम्नलिखित प्रतीकों को निश्चित किया: पुरस्कार, दंड एवं अनुबंधन। यही अधिगमकर्ता को ज्ञान देते हैं कि कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा अनुचित है। पुरस्कार, दंड और अनुबंधन के माध्यम से ही अधिगमकर्ता का अधिगम भी प्रभावित होता है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के अन्य नामों के बारे में जानते हैं। पहला है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, दूसरा प्रतीकात्मक सिद्धांत, तीसरा चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, चौथा ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत, पांचवा संप्रयोजन व्यवहारवाद सिद्धांत, छठा उद्देश्यवाद संकेतवाद सिद्धांत, सातवां संभावना सिद्धांत और आठवां भूल भुलैया सिद्धांत। आइए हम अगले सिद्धांत की बात करें, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं कूर्ट लेविन। इस क्षेत्र सिद्धांत में
जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं आप कूर्ट लेविन। इनका जन्म 9 सितंबर 1890 को हुआ और इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1947 को अमेरिका में हुई। इन्होंने क्षेत्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, यह सिद्धांत कूर्ट लेविन ने दिया। इसके अनुसार सीखना कारकों पर निर्भर करता है। सीखना व्यक्तिगत कारक एवं पर्यावरणीय कारक के गुणनफलन का परिणाम है, अर्थात व्यक्ति व्यवहार से और पर्यावरणीय कारकों से सीखता है। जैसा कि एक सूत्र भी दिया गया है, B बराबर F ब्रैकेट PE ब्रैकेट बंद। यहाँ B स्पष्ट करता है व्यवहार को, F फलन को, P व्यक्तिगत कारकों को और E पर्यावरणीय कारकों को, अर्थात अधिगम पर्यावरणीय और व्यक्तिगत कारकों दोनों को प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार भय, लक्ष्य और बाधा मुख्य कारक है। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे बाधा को पार करना होगा। व्यवहार उसकी राय में अतीत या भविष्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वर्तमान घटनाओं पर निर्भर करता है और विषय उन्हें कैसे मानता है। क्षेत्र सिद्धांत निर्धारित करता है कि संभावित व्यवहार क्या है और प्रत्येक विषय के असंभव व्यवहार क्या रहने की जगह का ज्ञान हमें अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि व्यक्ति क्या करेगा। सभी व्यवहार या कम से कम सभी जानबूझकर व्यवहार प्रेरित होते हैं। यह तनाव से प्रेरित होता है, बलों द्वारा निर्देशित होता है, मूल्यों और लक्ष्यों द्वारा निर्धारित होता है। आइए क्षेत्र सिद्धांत के उपनाम के बारे में जानते हैं। पहला उपनाम है प्राकृतिक दशा का सिद्धांत और दूसरा इसे फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत से जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है वो है अभिप्रेरणा पर बल, अर्थात पर्यावरणीय कारक या व्यक्तिगत कारक अभिप्रेरित होने आवश्यक है। दूसरा निष्कर्ष है प्रत्यक्षीकरण पर बल, अध्यापक का बालकों को उनकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार शिक्षण प्रदान करना और प्रत्यक्ष रूप से सीखना, अंत में अधिगम वातावरण व मानव व्यवहार का प्रतिफल। हमारा अगला सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। जैसा कि हम सामने स्लाइड में देख रहे हैं, अल्बर्ट बंडूरा का जन्म 4 दिसंबर 1925 को हुआ कनाडा में और इन्होंने अपनी पूर्ण आयु 94 वर्ष अर्थात 94 वर्ष तक ये जिए। अब मशहूर हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए और इनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गुगनियम फेलोशिप प्राप्त हुई है सोशल साइंसेस के लिए यूएस कनाडा से। आइए इन्होंने किस सिद्धांत को कैसे प्रतिपादित किया हम जानते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है, अर्थात समाज में किया जाने वाला व्यवहार व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करता है। अगर वो नकारात्मक है तो व्यक्ति नकारात्मक की ओर अभिप्रेरित होगा और वो सकारात्मक है तो व्यक्ति सकारात्मक व्यवहार स्वतः ही सीख जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम मानव व्यवहारवाद संज्ञानवादी कहते हैं। बंडूरा ने प्रयोग किया उसके बारे में हम जानते हैं। बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। प्रथम मूवी में सामाजिक मूल्य आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल से स्नेह करता है, उसे सहलाता है। एवं तीसरी मूवी हिंसात्मक दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। अर्थात जैसा व्यवहार बच्चा देखता है वैसा ही अपने खिलौनों या अपने साथ किए गए व्यक्तिगत व्यवहार को प्रकट करता है। इसका निष्कर्ष यह निकल के आता है। इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला
कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान को प्रस्तुत करना चाहिए। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 उपाय बताए हैं। पहला ध्यान, दूसरा अवधारणा, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा पुनर्बलन। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के निम्न कारक बताए: अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्वनिर्णय और स्व अनुक्रिया। ये सामाजिक अधिगम के मुख्य कारक है। आइए बात करते हैं सामाजिक अधिगमवाद का शैक्षिक महत्व क्या है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद है। यदि बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाए तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है, अतः बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत हमें करना चाहिए। बच्चे के सामने बुरे व्यवहार, अनैतिक मॉडल इत्यादि से हमें बचना चाहिए। आइए हमारा अंतिम सिद्धांत है मानवतावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का जन्म 1 अप्रैल 1908 अमेरिका में हुआ और उनकी मृत्यु 8 जून 1970 को अमेरिका में हुई। अब मशहूर है मास्लो पिरामिड के लिए और इन्होंने शिक्षा कॉर्नेल विश्वविद्यालय से प्राप्त की। देखिए, अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति के पास समाज में योगदान देने और एक अच्छा और पसंद किया जाने वाला व्यक्ति बनने की क्षमता है, अगर उनकी आवश्यकता पूरी होती है तो। अर्थात अब्राहम मैस्लो ने भी आवश्यकताओं पर बल दिया है। इस सिद्धांत में मैस्लो ने आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा है। प्राथमिक आवश्यकता, जिसमें महत्वपूर्ण है शारीरिक आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। द्वितीय प्राथमिक आवश्यकता है सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता और तीसरी प्राथमिक आवश्यकता है सामाजिक संबंधों की आवश्यकता। कुछ उच्च स्तरीय और गौण आवश्यकताएं भी अब्राहम मैस्लो ने मानी है, जिसमें से पहला है आत्मसम्मान और दूसरा है आत्मा वास्तविकरण। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स ने मानवतावादी सिद्धांत का नेतृत्व किया और मास्लो ने ज़रूरतों के पिरामिड को विकसित किया। अगर बात आती है ज़रूरत के पिरामिड किसने विकसित किए तो मास्लो ने विकसित किया। आइए हम सामने जानते हैं ज़रूरत को पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है। पहला शारीरिक आवश्यकताओं की ज़रूरत को प्रकट करता है। दूसरा पिरामिड सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को प्रकट करता है। तीसरा पिरामिड सामाजिक संबंधों की आवश्यकता को प्रकट करता है और चौथा आत्मसम्मान की आवश्यकता को प्रकट करता है और पांचवा आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता को प्रकट करता है। अर्थात अब्राहम मैस्लो ने इन आवश्यकताओं से जुड़े पिरामिड का निर्माण किया, जिसे ज़रूरतों के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। अब हम कुछ मुख्य अधिगम सिद्धांतों के उपनाम जानते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक, जैसा कि हमने पढ़ा पूर्व में, E.L. थॉर्नडाइक माने जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है हमारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसे RS थ्योरी भी कहा जाता है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक है B.F. स्किनर। तीसरा हमारा सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसे CR थ्योरी भी कहते हैं और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं I.P. पावलोव। हमारा चौथा और अंतिम सिद्धांत है उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत, इसे SOR थ्योरी भी कहते हैं और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। सभी प्राध्यापकों सभी का धन्यवाद। आपने बड़े ध्यान से सुना, देखा और ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट
महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।